हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 23 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज की क्लास में स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा कल की क्लास में एक क्वेश्चन था 1080 क्वेश्चन नंबर, जिसके अंदर पूछा गया था कि जो आपके दिल्ली सेक्रेटरीट के नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे। तो उसका आंसर मैंने गलती से आपको बता दिया था सर, एडवर्ड लुटियंस। लेकिन इसका आंसर करेक्ट था ऑप्शन नंबर बी, आपका हर्बर्ट बेकर। प्रॉब्लम ये हुई कि मैं कल थोड़ा सा जल्दबाजी में था, मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, तो एक्चुअली मैंने फिर क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं। मैंने पढ़ा दिल्ली पढ़ा वर्ड, मैंने देखा आर्किटेक्ट देखा वर्ड, और ऑप्शन नंबर ए दिख गया मेरे को सर एडवर्ड लुटियंस। और इतने में ही मैंने फिर ये सारा देख के आपको ऑप्शन नंबर ए बता के मैंने जल्दबाजी में चला गया। मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप ये करेक्शन कर लें, आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होएगा। उसके अंदर एडवर्ड लुटियंस ना होकर आपका हर्बर्ट बेकर है आपका करेक्ट आंसर। दिल्ली के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो आपके एडवर्ड लुटियंस हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि दिल्ली के चीफ आर्किटेक्ट कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर होएगा एडवर्ड लुटियंस। लेकिन ये जो सेक्रेटेरिएट के थे वो आपके हैं हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर ने और क्या बनाया था, उन्होंने बनाया था एमपीज के जो ये बंगलोज हैं आपके, वो भी हर्बर्ट बेकर के ही डिजाइन किए हुए हैं। और एडवर्ड लुटियंस के और क्या डिजाइन किए हैं, ये दिल्ली के अंदर बड़ौदा हाउस है, फिर ये बीकानेर हाउस है, महाराजा ऑफ बीकानेर का हाउस, मेरे होम टाउन बीकानेर, उसके महाराजा का हाउस, वो भी हर्बर्ट बेकर ने सॉरी एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया। बड़ौदा हाउस, बीकानेर हाउस, पटियाला हाउस, हैदराबाद हाउस, ये सारे हाउस ये एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किए हैं। हर्बर्ट बेकर ने एमपीज के बंगलो डिजाइन किए हैं। तो ये भी अगर कल को क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिएगा, और मेरी तरह जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैंने कल गलती कर दी, मेरा तो क्या है, मैं अगले दिन आपको करेक्ट करवा सकता हूं, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। तो आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ें। ओके, तो चलिए आज की क्लास को फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है। पहला काकोरी केस, दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट इन मुजफ्फरपुर, तीसरा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, या चौथा चिटागोंग आर्मरी रेड। तो देखें, इसके अंदर आपके सबसे पहले हुआ था मुजफ्फरपुर में बॉम्ब ब्लास्ट। इसके अंदर अपने ये हुआ था आपका 1908 के अंदर। फिर अपने देखें, अब ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दो मिल जाएंगे, एक 1915 के अंदर हुआ था, और एक जो इसके अंदर आपका क्या था, ये आपका जो गदर पार्टी जो थी, इसकी म्यूटिनी के जो फेलियर के बाद का ये कॉन्स्पिरेसी केस था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था लाहौर का, ये आपका 1928 to 31 हुआ था, भगत सिंह वाला। ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन से वाले की बात हो रही है आपको, तो ये अपने ऑप्शन से थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे। तो इस ऑप्शन को एक बार अपने स्किप कर जाते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन से अपने अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा है। फिर आपका अपने देखें, इसके बाद आया था काकोरी केस, आपका ऑप्शन नंबर 1 काकोरी केस आपका हो गया था 1925 के अंदर। और फिर आपका आया था चिटागोंग आर्मरी रेड। चिटागोंग आर्मरी रेड आपका हुआ था चिटागोंग आर्मरी रेड था 1930 के अंदर। तो देखें, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट के बाद फोर्थ किस नाम में आ रहा है, फर्स्ट के बाद फोर्थ और सेकंड से स्टार्ट, तो ये एक ही ऑप्शन में हो रहा है, ए के अंदर। तो फिर आपका ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस आपका 1915 वाला था, तो ये यहां पे आएगा आपका थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ। ये आपका फिर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हो गया इवेंट्स का। ठीक है, ये आप यहां पे डेट्स भी देख सकते हैं। आफ्टर द बारदोली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी वीमेन ऑफ बारदोली विलेज, या डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बारदोली गांव की महिलाएं, इन्होंने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। ये मेजर ये इवेंट था इन द आपका हिस्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये सक्सेसफुल हुआ था बारदोली के अंदर। तो ये बारदोली के जो ये चीफ जो हीरो थे सत्याग्रह के, वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। तो इसके बाद बारदोली की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, और इसके बाद वल्लभ भाई पटेल नेशनल सिग्निफिकेंस के एक बहुत बड़े लीडर बन गए थे। द पर्पस ऑफ क्रिप्स मिशन वॉज,
क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ए, टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को दबाना। बी, टू इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करना। सी, टू डिस्कस फ्यूचर स्टेप फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत के भावी ढांचे पर चर्चा करना। या डी, टू गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस, भारत को अधिराज्य का दर्जा देना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस। ये क्या था? ये मिशन का आपको हेड थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पे क्रिप्स मिशन पड़ा। ये इंडिया में आया था 1942 के अंदर, जिसके लिए गांधी जी ने कहा था अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। तो इसका क्या डील थी इनकी ब्रिटिशर्स की कि ये इंडिया से एक ब्रिटिश जो वॉर एफर्ट है उसके प्रति एक लॉयल्टी को ये ले लें, इन एक्सचेंज ऑफ की प्रॉमिस कर दें कि ये जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर होता है इंडिया को ये डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। द मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वॉज फाउंडेड बाय, अलीगढ़ में मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए, मोहम्मद अली जिन्ना, बी, मौलाना आजाद, सी, शौकत अली, डी, सर सैयद अहमद खान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने 1875 के अंदर ये मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आपका अलीगढ़ पे फाउंड किया था। इट वाज अ प्रीसीडेसर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1920 के अंदर जाके मिल गया था अंडर द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। Which of the following acts was introduced by the Britishers to remove the shortcomings of the Regulating Act 1773? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लाया गया था? ए, रोलट एक्ट, बी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इससे आपकी गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, इसका टाइटल, ये इसका जो ऑफिस है ये क्रिएट किया गया था। इससे पहले आपका गवर्नर होता था, अब गवर्नर जनरल हो गया ये बंगाल का। इस एक्ट के द्वारा ये क्रिएट किया गया था। कौन सा एक्ट था? वो आपका एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके द्वारा आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पदवी ये आपकी क्रिएट की गई थी। इस एक्ट की जो खामियां थी वो दूर करने के लिए फिर ये पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए, जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल के अंदर आ गया था। और इन दोनों एक्ट्स के ड्यूरिंग आपके गवर्नर जनरल जो थे वो आपके थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये किस गवर्नर जनरल के ड्यूरेशन में हुआ था? तो ये हुआ था आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ए, अबुल कलाम आजाद, बी, मोहम्मद अली, सी, जाकिर हुसैन, या डी, सर सैयद अहमद खान। मतलब कमाल है, गूगल ट्रांसलेट की भी कई बार आलस इतना कर जाता है, इंडिया विंस फ्रीडम को भी ट्रांसलेट नहीं किया इसने। चलिए खैर, गूगल ट्रांसलेट के तो छोड़ें, इसको देखें। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। Protesting against Simon Commission in a demonstration, Lala Lajpat Rai sustained fatal injuries. Where did the incident occur? साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को जानलेवा चोटें लगी। यह घटना कहां हुई थी? ए, लाहौर, बी, मेरठ, सी, अमृतसर, या डी, जलंधर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये 1928 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी इन सीरियस इंजरीज की वजह से। और इनकी डेथ को अवेंज करने के लिए भगत सिंह औरों ने फिर एक कॉन्स्पिरेसी की कि अपने मर्डर करो उस सब इंस्पेक्टर का जिसने की ये ऑर्डर दिया था उस इंस्पेक्टर का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इनसे एक मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई और उससे इन्होंने एक इनोसेंट पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की, सब इंस्पेक्टर सॉन्डर्स की इन्होंने मर्डर कर दिया। और इस मर्डर केस के अंदर ही भगत सिंह औरों को फांसी हुई थी। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, तो आई होप आपको ये डिटेल्स याद हो भी गई होंगी अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was the most important characteristic of India's trade throughout the colonial period? निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए, इंपोर्ट सरप्लस, आयात अधिशेष, बी, इंपोर्ट डेफिशिएंसी, आयात में कमी, सी, एक्सपोर्ट डेफिशिएंसी, निर्यात में कमी, या डी, एक्सपोर्ट सरप्लस, निर्यात अधिशेष।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोर्ट सरप्लस। इस एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से क्या हुआ कि अपने जो यहाँ पे जो कॉमन कॉमोडिटीज थी, एसेंशियल कॉमोडिटीज जैसे कि फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन आदि, इनकी अपने डोमेस्टिक मार्केट में कमी होगी इस एक्सपोर्ट सरप्लस से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिजनेस क्लास वॉज हॉस्टाइल टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड फॉर्म द एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। व्यवसायी वर्ग असहयोग आंदोलन के विरोध में था तथा उसने असहयोग विरोधी संघ का गठन किया। इनमें से कौन उस समूह से नहीं जुड़े हुए थे? ए कोवासजी जहांगीर, बी जमनादास द्वारकादास, सी जमनालाल बजाज या डी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के 5वें बेटे की तरह थे। गांधी जी के लिए ये कई बार जेल भी गए थे गांधी जी के कहने पे कि आपको अब जेल जाना है अपने ब्रिटिशर्स का विरोध करने, तो यहां तक इतना इनके क्लोज रिलेशंस थे गांधी जी के साथ। एंड ही वाज अ बिजनेसमैन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, फ्री इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ये दोनों आपके क्वेश्चंस का आंसर सी राजगोपालाचारी है। इंडिपेंडेंट इंडिया के आपके जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। जो ब्रिटिश इंडिया के लास्ट गवर्नर वाइसरॉय कौन थे? वो भी थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। Who among the following was India's defense minister during the 1971 war between India and Pakistan? भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था ये। देखें, ए यशवंतराव चौहान, बी इंदिरा गांधी, सी स्वर्ण सिंह या डी जगजीवन राम। तो ये आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी कहते हैं। और आपके जो ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मिस मीरा कुमार जो थी, ये इनकी ही बेटी थी, बाबूजी जगजीवन राम की है, मतलब बाबूजी जगजीवन राम की बेटी हैं मिस मीरा कुमार। The correct chronological order in which the British established their trading center in the places mentioned below is। नीचे दिए गए स्थानों पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्रों का सही कालक्रम क्या है? तो अपने देखें, सबसे पहले ब्रिटिश ने किया था आपका एस्टैब्लिश सूरत के अंदर, ठीक है, सूरत, ये आपका हुआ था सूरत के अंदर 1619 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ था मैड्रास के अंदर, मैड्रास का आपने ब्रिटिशर्स ने किया था 1639 के अंदर। फिर आपका हुआ था बॉम्बे के अंदर इन 1668, फिर आपका हुआ था कैलकाटा के अंदर इन 1690। सूरत, मैड्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये डेट्स भी यहां पे वेरीफाई कर सकते हैं, सूरत, मैड्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। महात्मा गांधी एंटर्ड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल इन द ईयर। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ष में प्रवेश किया था? ए 1917, बी 1915, सी 1919, डी 1911। देखिए 1911 में तो गांधी जी इंडिया में ही नहीं आए थे, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 1915 में आए ही थे, तो यहाँ पे तो खुद अपना आश्रम सेटअप करने लगे हुए थे, तो ये भी नहीं है। अब 1917 और 1919, तो 1917 में आपने पता है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, तो यही करेक्ट आंसर है, 1917 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी को किसने ये आमंत्रित किया था चंपारण में? तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ये गांधी जी के पीछे गए, इनसे बार बार आग्रह किया, क्योंकि गांधी जी उस टाइम बड़े लीडर नहीं थे, ठीक है, उस टाइम आपके बाल गंगाधर तिलक बड़े लीडर थे, लेकिन राजकुमार शुक्ला बाल गंगाधर तिलक से ज्यादा इनको उम्मीदें नहीं दिखी और ये गांधी जी के पास गए। गांधी जी के अंदर पता नहीं राजकुमार शुक्ला को क्या दिखा ऐसा, और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, बार बार आग्रह किया, तो गांधी जी अल्टीमेटली चंपारण गए, चंपारण में सत्याग्रह किया और चंपारण के गांधी जी हीरो बन गए।
Who was the first Indian commander in chief of the Indian Army? भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? ए के एम करियप्पा, बी रॉय बुचर, सी बलदेव सिंह, डी सैम मानेकशॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए के एम करियप्पा। ये जो रॉय बुचर थे ये इंडिपेंडेंस के टाइम आपके अपने जो इंडियन आर्मी के जो जनरल थे वो थे कमांडर इन चीफ रॉय बुचर, लेकिन ये इंडियन नहीं थे। बलदेव सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर थे और ये सैम मानेकशॉ आपके फर्स्ट फील्ड मार्शल थे। 1773 में बनाया था फील्ड मार्शल। जो ये जनरल करियप्पा थे ये भी फील्ड मार्शल बने, लेकिन ये 1986 में इन्हें बनाया गया था फील्ड मार्शल। ठीक है, ये तब तक रिटायर हो चुके थे, उसके बाद इन्हें फील्ड मार्शल की पोस्ट पे एलिवेट किया था। तो भले ही जनरल करियप्पा पहले जनरल बने थे, सैम मानेकशॉ से बहुत पहले जनरल बन चुके थे, लेकिन आपके फर्स्ट फील्ड मार्शल थे सैम बहादुर मानेकशॉ। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। और जो जनरल करियप्पा थे इन्होंने इंडियन फोर्सेस को वेस्टर्न फ्रंट पे लीड किया था ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर। ये 1947 के अंदर जो हुआ था इसके अंदर वेस्टर्न फ्रंट पे लीड किया था और ये 1949 के अंदर ये इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ बने थे। हु वॉज द ऑथर ऑफ गीता रहस्य? गीता रहस्य के लेखक कौन थे? ए रामकृष्ण परमहंस, बी विवेकानंद, सी विजय राघवाचार्य या डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये बुक लिखी थी 1915 में। इसको क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता रहस्य या गीता रहस्य या कर्मयोग शास्त्र। तो ये भी आ सकता है आपको कि कर्मयोग शास्त्र किसने लिखी, तो बात वही है, गीता रहस्य ही है। ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने 1915 में। ठीक है, जब कब लिखी थी? जब ये जेल में थे मंडले बर्मा के अंदर। ये क्वेश्चन भी आया था मैंने जिसके अंदर पूछा था कि इनमें से किन क्रांतिकारी को भेज दिया गया था बर्मा के अंदर। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ए नंदिनी सतपथी, बी अरुणा असफ अली, सी सुचेता कृपलानी या डी सरोजिनी नायडू। तो आपको पता है आंसर सुचेता कृपलानी है इसका। ये यूपी की आपकी बनी थी चीफ मिनिस्टर। सरोजिनी नायडू पहली गवर्नर बनी थी आपकी, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। अरुणा असफ अली दिल्ली की फर्स्ट आपकी मेयर थी, वुमेन मेयर। एंड इन्होंने आपको ध्यान होगा ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर 1942 के अंदर झंडा फहराया था। अरुणा असफ अली इसलिए जानी जाती हैं। सुचेता कृपलानी, इनके हस्बैंड का नाम आपको पता है आचार्य जेबी कृपलानी, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और ये कब से कब तक रही थी चीफ मिनिस्टर? 1963 टू 1967। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ए बी आर अंबेडकर, बी बी एन राव, सी एम के गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये दिए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो इन्होंने मूव किए थे और ड्राफ्ट किए थे बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो इनको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को एडॉप्ट करके इंडिया का ये प्रेम्बल के रूप में दिया गया था। द फर्स्ट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वॉज। पहले भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? ए सरदार पटेल, बी वीपी मेनन, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी बलदेव सिंह। तो इसको मैंने आपने ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर डी बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृत कौर ये आपकी पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। अच्छा, पहले आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप सभी को पता होगा, राइट? मौलाना आजाद की बर्थ एनिवर्सरी पे ये अपने बनाते हैं ना 11 नवंबर को अपना एजुकेशन डे इन इंडिया, ये सबको पता होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑक्यूपाइड बाय। रॉयल ट्रीटी टाइटल्स आएगा एक्ट के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? ए विलियम एवार्ड ग्लैडस्टोन, बी आर्थर बेल्फोर, सी जॉन रसेल या डी बेंजामिन डिज़रेले। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन डिज़रेले। बेंजामिन डिज़रेले का नाम पहले भी आ चुका है, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कब आया था बेंजामिन डिज़रेले का नाम। ये मैं पिछले वीडियोस के अंदर इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। चलिए अब देखें रॉयल टाइटल्स एक्ट क्या था। रॉयल टाइटल एक्ट के अंदर क्या था, जो कि क्वीन विक्टोरिया और उनके बाद जो भी ये मोनार्क्स हुए इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया या एम्परर या एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो ये था आपका रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876।
तो ये इसको ये एनकरेज किसने किया था? ये किया था बेंजामिन डिज़रेली ने एनकरेज किया था कि ये इसको एज्यूम करें टाइटल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले? ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? ए 1865, बी 1873, सी 1861 या डी 1870? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1873। ये पुणे के अंदर किया था वैसे। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित का सही कालक्रम कौन सा है? ए, ये पहला आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गांधी अर्विन पैक्ट, तीसरा साइमन कमीशन, चौथा क्रिप्स मिशन। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के अंदर हुई थी, गांधी अर्विन पैक्ट 1931 के अंदर हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर आया था। ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा 3124 आया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहां पे डेट्स आप देख सकते हैं और मेरे ख्याल से आप सभी को ये डेट्स याद भी होंगी। Which directive principle bears the direct impact of Gandhi's moral philosophy? किस निर्देशक सिद्धांत में गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव नजर आता है? ए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, बी, प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, मुफ्त कानूनी सहायता तथा सलाह का प्रावधान, सी, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, गायों की हत्या पर प्रतिबंध, डी, प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका आर्टिकल नंबर 48 है, जिसके अंदर आपको प्रोहिबिट किया जाता है, स्टेट को कहा जाता है कि ऐसे लॉज ये बनाए जिसमें कि एक काव का जो स्लॉटरिंग है वो आपके प्रोहिबिट हो। ऐसा कहा जाता है गांधी जी के जो मॉरल फिलॉसफी है उसके ऊपर बेस्ड है। कहने की बात है, गांधी जी ने कभी रेकमेंड ऐसा नहीं किया। गांधी जी लेकिन गायों को काफी पवित्र मानते थे, इसमें नो डाउट। गायों के प्रति गांधी जी काफी लगाव रखते थे, गायों के लिए भले के लिए काफी काम भी किया गांधी जी ने, लेकिन गांधी जी इसको एज अ रेगुलेशन बनाने के अगेंस्ट थे। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अपने ये इंडिपेंडेंस के टाइम की बात थी, जब पाकिस्तान ने ये न्यूज आई कहीं से कि पाकिस्तान ने ये जो पिग स्लॉटर है बैन कर दिया है, ये कि जो पिग का मीट वहां पे नहीं मिलेगा। तो गांधी जी को ये जब न्यूज मिली तो गांधी जी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत चीज है कि अगर ये यहाँ पे पाकिस्तान खाली मुस्लिम्स का नहीं है, ये जिन्ना ने कहा था, तो फिर ये पिग्स का स्लॉटर बैन क्यों हो रहा है? बाकी कम्युनिटीज का क्या जो फिर खाना चाहे पिग का मीट। तो यही चीज गांधी जी ने फिर इंडिया के रेस्पेक्ट में भी कही, इसलिए यहां पे काउ स्लॉटर बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिटीज खाना चाहेंगी उनके ऊपर थोपना गलत है। आपको अगर उनसे अगर काउ स्लॉटर रुकवाना है तो उनसे आप दोस्ती करिए और उनके दिलों तक पहुंचिए प्यार से, और तब आपका काउ स्लॉटर असलियत में रुकेगा। तो गांधी जी के ये प्रिंसिपल्स थे। पर क्वेश्चन आया हुआ है तो आंसर वैसे यही होएगा इसका, और कोई नहीं है। पर मैंने कहा चलो आपको थोड़ी डिटेल दे दूं मैं। डिटेल से क्या होता है कि याद हो जाता है अपने को, इंटरेस्टिंग डिटेल अगर मिल जाती है तो ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 48 था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विटले कमीशन? भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान विटले आयोग का उद्देश्य क्या था? ए, टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, आगे के राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की तैयारी की समीक्षा करना। बी, टू रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशंस, श्रमिकों की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट देना तथा सिफारिशें करना। सी, टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में लोक सेवाओं के लिए एक समग्र योजना विकसित करना। या डी, टू ड्रॉ अप अ प्लान फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए एक योजना तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपके जो एग्जिस्टिंग जो ये लेबर्स की जो कंडीशंस थी उनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना और आगे उनके फिर कुछ सिफारिशें, कोई रिकमेंडेशन देना, ये इसका मेन पर्पस था। सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन? संपूर्ण क्रांति का अवधारणा किसने दी थी? ए, जयप्रकाश नारायण, बी, महात्मा गांधी, सी, कार्ल मार्क्स या डी, लेनिन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। जो आपके जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने दिया था टोटल रेवोल्यूशन। ये 7 रेवोल्यूशन जो थे इनका कॉम्बिनेशन था। वो 7 रेवोल्यूशन कौन कौन से थे? पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, कल्चरल
आइडियोलॉजिकल यानी आपके सैद्धांतिक या इंटेलेक्चुअल, और एजुकेशनल यानी कि आपके शैक्षिक या और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। ये 7 रेवोल्यूशंस थे, इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन था ये आपका था टोटल रेवोल्यूशन, जो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जो ये मानते थे कि ये जो था कोई सोसाइटी में जो चेंज लाने के लिए, जो ताकि सर्वोदय जो आइडिया है उसके आइडिया के साथ इन ट्यून रहिए हों, तो वो चेंजेस, तो इन चेंजेस को लाने के लिए आपको ये 7 रेवोल्यूशंस लाने की जरूरत है, तो आपके आज सर्वोदय का आपका आइडिया सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैडम बीकाजी कामा इज इनकरेक्ट? मैडम बीकाजी कामा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, मैडम कामा अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग at the International Socialist Conference in Paris in the year 1907। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रध्वज फहराया था। बी, मैडम कामा सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नेहरूजी। मैडम कामा दादा भाई नेहरूजी की निजी सचिव के रूप में कार्य करती थी। सी, मैडम कामा वॉज बॉर्न टू पारसी पेरेंट्स। मैडम कामा का जन्म पारसी माता पिता के यहां हुआ था। या डी, मैडम कामा एक्सपायर्ड इन फ्रांस। मैडम कामा की मृत्यु फ्रांस में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, मैडम कामा की डेथ आपकी मुंबई के अंदर हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? किसने हर आंख से हर आंसू पहुंचने का अपना अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया था? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, महात्मा गांधी, सी, बाल गंगाधर तिलक, या डी, सरदार पटेल। तो अपने कुछ एक बुक्स के अंदर ये दिया होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नहीं था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में मेंशन किया था कि किसी महापुरुष का ये उद्देश्य था कि वो हर किसी इंसान के ये आंसू पहुंचे, ये उनका अंतिम लक्ष्य था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में कहा था, लेकिन ये उद्देश्य किसकी जीवन का था? तो वो था आपके गांधी जी के जीवन का उद्देश्य था। ठीक है, ये नेहरू जी ने अपनी जो स्पीच दी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट स्पीच, जिसको कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी कहते हैं, उस स्पीच के अंदर पंडित नेहरू ने कहा था आपको। अच्छा, अपने इंडिया के जो इंडिपेंडेंस डे है वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के बिना अधूरा रहता है, ये चीज आप जान लीजिए। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इज एक्सट्रीमली फेमस स्पीच। अच्छा, फ्रीडम एट मिडनाइट एक बुक भी है, फ्रीडम एट मिडनाइट बुक भी है, जिसको कि लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपैर इन्होंने लिखी थी। काफी पॉपुलर बुक है ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुक किन्होंने लिखी है? तो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपैर ने लिखी है ये बुक, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेड अ नोटेबल रोल इन द वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट? विश्व साम्यवादी आंदोलन में किसने एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी? ए, ईएमएस नंबूदिरीपद, बी, ए के गोपालन, सी, एमएन रॉय, या डी, एस ए डांगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एमएन रॉय। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, इनके ये फाउंडर रहे थे एमएन रॉय। ठीक है, तो कल वो क्वेश्चन आया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की इन्होंने फाउंड की थी या मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने फाउंड की थी? तो आंसर है एमएन रॉय। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंड हुई थी 1925 के अंदर। ठीक है, When was the All India Women's Conference founded? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? A 1924, B 1925, C 1926, या D 1927। बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, तो इसमें तो अपने गैस वर्क नहीं कर सकते, इसमें तो आपको एक्यूरेट पता होगा, तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है 1927। इसको फाउंड किया था आपके ये मार्गरेट कजिन्स ने पूना के अंदर। मार्गरेट कजिन्स कोई 2-3 कजिन्स नहीं है, ये नाम है एक ही औरत का, मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, द नेम ऑफ द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज? भारत में प्रकाशित होने वाले पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? ए, अमृत बाजार पत्रिका, बी, हिंदू, सी, बंगाल पत्रिका, या डी, उद्दंड मार्तंड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्दंड मार्तंड। ये आपका 1826 में कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था और इसको पब्लिश करते थे जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि इसके जो थे पब्लिशर कौन थे उद्दंड मार्तंड के? तो वो थे आपके जुगल किशोर शुक्ला। द कोट, द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? ये कथन, मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ए, लाला लाजपत राय,
बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह या डी राम प्रसाद बिस्मिल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। When Congress leaders condemned the Montague-Chelmsford report, many moderates left the party to form the। जब कांग्रेस नेताओं ने मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तब कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी और किस पार्टी का निर्माण किया? ए इंडियन लिबरल फेडरेशन, बी इंडियन फ्रीडम पार्टी, सी इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया या डी स्वराज्य पार्टी? तो नाम काफी मिलते जुलते से हैं, काफी कंफ्यूजिंग भी हैं, तो इस पे थोड़ा सा गौर से आप करना है इसको। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इंडियन लिबरल फेडरेशन इसका था करेक्ट आंसर। ये 1919 के अंदर फॉर्म किया था, इसको फॉर्म किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, क्योंकि कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट थे इन्होंने मोंटेगू चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट को अपोज किया था, तो इस चीज से ये इनके बीच के अंदर एक दरार पड़ गई और इन्होंने नई पार्टी फॉर्म कर दी। किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू। किस उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत में रेल सेवा की शुरुआत की थी? ए प्रोमोट हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में भारी उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए। बी फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ब्रिटिश वाणिज्य तथा प्रशासनिक नियंत्रण सुगम बनाने के लिए। सी मूव फूड स्टफ इन केस ऑफ फैमाइन, अकाल की स्थिति में खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए। या डी अनेबल इंडियंस टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, भारतीयों को देश में स्वतंत्र रूप से आवाजाही में सक्षम बनाने के लिए। अभी लिए को लुए लुए क्यों लिखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। एनीवे इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इंडियन रेलवे के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ बता चुका हूं, तो मेरे ख्याल से दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट? निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता नहीं थे? ए भक्त खान, बी कुंवर सिंह, सी वाजिद अली साहब या डी नाना साहब? तो ये भक्त खान आपके दिल्ली रीजन के कमांडर थे, कुंवर सिंह आपके बिहार के, नाना साहब कानपुर के और वाजिद अली शाह ये आपका करेक्ट आंसर है। आपके अवध के लास्ट नवाब थे जिन्हें कलकत्ता में एग्जाइल में भेज दिया गया था। ये मैंने आपको जो बताया था ये आप यहां पे देख सकते हैं डिटेल्स को। अच्छा, नाना साहब के आपको ध्यान होगा कि कमांडर कौन थे? वो थे आपके टांडिया टोपे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी विलियम बेंटिक, डी कॉर्नवालिस? तो आपको ध्यान होगा एक्ट जो आया था 1773 में, उसके टाइम में वॉरेन हेस्टिंग आपके थे गवर्नर जनरल, तो यही आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। When Subhash Chandra Bose resigned as the president of INC, who was appointed in his place? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तब उनके स्थान पर किन की नियुक्ति की गई? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पटाभी सीतारमैया, सी राजगोपालाचारी या डी अबुल कलाम आजाद? सी राजगोपालाचारी 1940 के अंदर बने थे। नेक्स्ट वाले में 1939 के अंदर आपको ध्यान है उनके ओपोजिशन में खड़े हुए थे पटाभी सीतारमैया, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सॉरी, नॉट सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1940 के अंदर किया था, सॉरी बाय मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which scripture was called his mother by गांधी जी? किस शास्त्र को गांधी जी ने अपनी मां कहा था? ए रामायण, बी द न्यू टेस्टामेंट, सी भगवत गीता या डी द होली कुरान? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता। ये जब भी गांधी जी किसी दुविधा में होते थे भगवत गीता को कंसल्ट करते थे, तो इन्होंने गीता को अपनी मां कहा है गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a feature of the Government of India Act of 1935? निम्न में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं थी? ए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बी प्रांतीय स्वायत्ता, बी डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस, केंद्र के साथ प्रांतों में भी दोहरा शासन, सी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनी विधानमंडल या डी एन ऑल इंडिया फेडरेशन, एक अखिल भारतीय महासंघ? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको फॉलो करते हुए प्रोविंशियल डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा वाज क्रिएटेड बाय? नौजवान भारत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए चंद्रशेखर आजाद, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह या डी अजीत सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। भगत सिंह ने ये 1926 के अंदर फाउंड की थी नौजवान भारत सभा। ठीक है,
ईयर याद रखिएगा 1926 ईयर्स पूछे जा रहे हैं आजकल। हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द अलीपुर बॉम्ब केस? अलीपुर बम कांड में इनमें से कौन शामिल था? ए एस एन बनर्जी, बी अरविंद घोष, सी बिपिन चंद्र पाल या डी जतिन दास? तो इसका करेक्ट आंसर है अरविंदो घोष। जो ये थे, ये केस था 1908 का। इसके अंदर ये ट्रायल हुआ था कई लोगों का, इनमें से आपके अरविंद घोष भी एक थे। तो ये ट्रायल हुआ किस लिए था कि ये जो अपने जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी के जो ये मैजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड, इनके ऊपर जान लेने के कोई हमला हुआ था। किन्होंने किया था? ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अप्रैल 1908 के अंदर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो इन्होंने हमला किया था। तो उसके कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर ये जो केस हुआ था अलीपुर बॉम्ब केस, तो उसके जो ट्रायल के अंदर आपके अरविंद घोष भी थे। Who said patriotism is religion and religion is love for India? किसने कहा देशभक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए प्यार है? ए राजनारायण बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बंकिम चंद्र चटर्जी या डी आचार्य विनोबा भावे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ लिखी थी जिसके अंदर आपका वंदे मातरम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was Goa liberated from the Portuguese? गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया गया था? ए 1950, बी 1964, सी 1961 या डी 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है 1961। ये कई बार अपने कर भी चुके हैं 1961। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गदर पार्टी वॉज एट? गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो देखें, ए कराची, बी मॉस्को, सी बर्लिन, डी सैन फ्रांसिस्को? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सैन फ्रांसिस्को। Which one of the following organizations was established in 1942 by the leftist women leaders in Bengal? बंगाल में वामपंथी महिला नेताओं के द्वारा 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? ए महिला सुधारणा समिति, बी महिला सुरक्षा समिति, सी महिला समाजवादी समिति या डी महिला आत्मरक्षण समिति? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखिए ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, खाली ये बीच वाला वेरी कर रहा है, बाकी सारा सेम है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी महिला आत्मरक्षण समिति। ठीक है, ये कब की गई थी? ये जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था उसके बीच में, और जब ये बंगाल फेमाइन हुआ था उसकी ईव पे ये फाउंड की गई थी MARS, महिला आत्मरक्षण समिति। द सॉन्ग जन गण मन composed by Rabindranath Tagore was first published in January 1912 under the title of? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन का प्रकाशन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक के अंतर्गत किया गया था? ए जय है, बी राष्ट्र जागृति, सी भारत विधाता या डी मातृभूमि? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत विधाता। 1912 में कौन से तत्वबोधिनी पत्रिका किसके अंदर पब्लिश हुआ था? तत्वबोधिनी पत्रिका, याद रखना है आपको। Who among the following opposed महात्मा गांधी एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट? निम्न में से किसने महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ए फजलुल हक, बी खान अब्दुल गफार खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना या डी अबुल कलाम आजाद? तो भाई इसको तो हर कोई सही कर देगा, ये तो जिन्ना ही हो सकता है। ठीक है, इसने ही गांधी जी का हमेशा विरोध किया था। Who among the following वर एसोसिएटेड विद द भारत धर्म महामंडल? निम्न में से कौन भारत धर्म महामंडल से जुड़े हुए थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी दीनदयाल शर्मा, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। जो ये भारत धर्म मंडल ये 1902 के अंदर फाउंड किया गया था। ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था जिसने आर्य समाज की टीचिंग्स को अपोज किया था, और ये तीनों इसके फाउंडर्स थे। कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल्स हु वाज नॉट ट्राइड फॉर मिसकंडक्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट? ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित अधिकारियों में से किस पर ब्रिटिश संसद के द्वारा दुराचारण के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया था? दुराचारण के लिए तो इसका देखें, ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड हार्डिंज? तो आप देखेंगे इन तीनों के ऊपर चला हुआ है मुकदमा, लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर नहीं चला था, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों के ऊपर नहीं चला हुआ था, तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वाज गिवन बाय? वेदों की ओर लौट चलने का आह्वान किसने किया था?
ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी अरविंद घोष या डी राजा राम मोहन रॉय। तो ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following political leaders questioned the leadership of Gandhi ji over the calling of the non-cooperation movement in 1922? निम्न में से किस नेता ने 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सी आर दास या डी वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर है आपका सी, सी आर दास। आपको ध्यान होगा इन्होंने फिर स्वराज पार्टी भी फाउंड की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। The quote, bombs and pistols do not make a revolution. The sword of revolution is sharpened on the whetting stone of ideas. Belongs to which of the following freedom fighters? ये कथन, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी भगत सिंह या डी जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, ये किसके वर्ड्स थे? यू विल बी सरप्राइज्ड, ये वर्ड्स थे आपके भगत सिंह के। भगत सिंह जब जेल में थे तो इन्होंने काफी पढ़ा और इनके विचारों में एक परिवर्तन आया और ये लगभग गांधीवादी इनके विचार हो गए थे भगत सिंह के बाद में जाके। भगत सिंह ने वायलेंस को फिर बाद में क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। ये इन्होंने अपने लेटर व्हाई आई एम एन एथीस्ट के अंदर भी लिखा था कि जो मास मूवमेंट के अंदर अगर आप वायलेंट होते हैं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। ये भगत सिंह ने लिखा हुआ है बाद में। तो ही वॉज बिकमिंग अ न्यू टाइप ऑफ अ थिंकर, अ न्यू फिलोसोफर भगत सिंह बन रहे थे। तो भगत सिंह एक खाली वायलेंट रेवोल्यूशनरी नहीं थे, ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एज वेल। चलिए, आज के अपने 50 क्वेश्चन खत्म हो गए, तो इसके साथ अपनी क्लास भी खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू।